दिल्ली और यूपी के मुख्यमंत्रियों के बीच ट्विटर पर जंग छिड़ गई, जिसकी शुरुआत लोकसभा में एक दिन पहले मजदूरों के पलायन पर दिए प्रधानमंत्री के एक बयान से हुई, जिसे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने झूठा बता दिया। इसके बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट के जरिए उन पर बड़ा हमला बोला और एक ट्वीट में तो उन्होंने केजरीवाल पर झूठ बोलने में महारत हासिल होने तक का आरोप लगा दिया। यही नहीं, उन्होंने संसद में दिए प्रधानमंत्री के बयान को भी सही ठहराया और केजरीवाल पर कोरोना संकट के दौरान यूपी के मजदूरों को दिल्ली छोड़ने पर मजबूर करने का भी आरोप लगा दिया। उनके इन हमलों का जवाब देने में सीएम केजरीवाल ने भी देर नहीं लगाई। उन्होंने ट्वीट के जरिए उन पर कोरोना संकट के दौरान विदेशी मैगजीन में अपनी झूठी वाहवाही करवाने और विज्ञापन पर करोड़ों रुपए खर्च करने का आरोप लगा दिया। यही नहीं, केजरीवाल ने अपनी ओर से पलटवार की वजह भी बताई। दोनों ने मुझे अटैक किया, उसका एक बार जवाब देना जरूरी था, नहीं तो आप लोग कहते जी कबूल कर लिया। हालांकि दिल्ली और यूपी के मुख्यमंत्रियों के बीच छिड़ी यह जंग सिर्फ उन तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि दोनों की पार्टियों के दूसरे बड़े नेता भी इस जंग में कूद पड़े और सीएम योगी की ओर से मोर्चा संभाला। उनकी सरकार में मंत्री ब्रजेश पाठक ने, जिन्होंने सीएम केजरीवाल के बयान को सुर्खियों में बने रहने की कोशिश बता दिया। केजरीवाल का इस तरीके का रहता है, कैसे चर्चा में आना चाहिए, केवल इससे इसका काम करना है। इसके बाद सीएम केजरीवाल की ओर से संजय सिंह सामने आए और उन्होंने ट्विटर पर छिड़ी जंग के बहाने बीजेपी को निशाने पर लिया। पूरी दुनिया में अगर झूठ बोलने की प्रतियोगिता करा दी जाए तो बीजेपी नंबर 1 पर आएगी। यही नहीं, संजय सिंह ने तो बीजेपी को भारतीय झूठा पार्टी बता दिया। सौभाग्य की बात यह कि लोकसभा में दिए बयान में प्रधानमंत्री ने कोरोना संकट के दौरान केजरीवाल सरकार पर दूसरे राज्यों के मजदूरों से दिल्ली छोड़कर जाने के लिए कहने का आरोप लगाया था, जिस पर सीएम केजरीवाल और सीएम योगी के बीच घमासान शुरू हो गया। अहमदाबाद ब्लास्ट मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया। वहां की मेट्रो कोर्ट ने 77 में 49 को दोषी करार दिया और बचे 28 आरोपियों को रिहा कर दिया। लेकिन जिस वक्त इस मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही थी, वहां हलचल बराबर बनी रही। कोर्ट के फैसला सुनाने के बाद दोषियों को कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के साथ पुलिस की बस से जेल वापस ले जाया गया। इस तरह नहीं करना चाहिए, गलत है। करीब 14 साल पहले हुए सीरियल धमाकों के गुनहगारों के खिलाफ केस लड़ रहे वकीलों को अब उनको सजा मिलने का इंतजार है। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और डेथ का आज प्रोविजन है। इन सभी दोषियों को सुबह अदालत के सामने पेश किया जाएगा, जिसके बाद कोर्ट सजा की तारीख तय करेगी। लेकिन उससे पहले उन सभी को अपने बचाव में दलीलें देने का मौका दिया जाएगा। हालांकि 26 जुलाई 2008 की शाम को एक के बाद एक 21 धमाकों ने पूरे अहमदाबाद को दहला दिया था और ये सीरियल ब्लास्ट महज 1 घंटे के अंदर वहां हुए थे, जिनमें 56 लोगों की मौत हो गई थी और 246 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। जिसके बाद उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री का पद संभाल रहे नरेंद्र मोदी ने तेज तर्रार अफसरों की एक जांच टीम बनाई थी, जिसने धमाकों के महज 19 दिन में आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के 30 आतंकियों को पकड़ लिया था। फिलहाल इस मामले में निचली अदालत ने कुल 77 में 49 को दोषी बनाया और 28 के खिलाफ सबूतों की कमी होने पर उन्हें रिहा कर दिया। सौभाग्य की एक बात यह कि इन धमाकों के बाद पुलिस ने दावा किया था कि आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े आतंकियों ने साल 2002 में हुए गुजरात दंगों का बदला लेने के लिए इन हमलों को अंजाम दिया और अभी भी इस गहरी साजिश से जुड़े कई बड़े आतंकी पाकिस्तान में हैं, जबकि कुछ पकड़े जा चुके हैं। अंगद सिंह ने कांग्रेस आलाकमान पर हमला बोल दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी ने उन पर पत्नी अदिति सिंह के खिलाफ बोलने के लिए दबाव बनाया था। कांग्रेस ने पंजाब के नवाशहर सीट से अंगद सिंह की टिकट काट दी थी, जो कि यूपी की रायबरेली सदर सीट से कांग्रेस विधायक नहीं, अदिति सिंह के पति हैं। लेकिन अदिति सिंह के हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी जाने के बाद अंगद सिंह को कांग्रेस ने उम्मीदवार नहीं बनाया, जिसके लिए उन्होंने आला कमान को निशाने पर लिया और आरोप लगाया कि पत्नी के खिलाफ बोलने से इनकार करने पर उनकी टिकट काट दी गई। अंगद सिंह इतना हल्का इंसान नहीं है कि एक टिकट के पीछे अपने आप को इतना हल्का करके किसी महिला की बेइज्जती करेगा। वहीं नवाशहर से कांग्रेस उम्मीदवार बनाए गए सतवीर सिंह ने उनके आरोपों को खारिज करने में देर नहीं लगाई और पार्टी के फैसले पर सफाई दी। इन्होंने खुद कहा कि मेरी वाइफ किसी सेपरेट हो गई है, मेरे से उनकी बोलचाल खत्म है, तो उन्होंने सबूत ही मांगे और कुछ नहीं कहा। इससे पहले अंगद सिंह की पत्नी अदिति सिंह ने भी उनकी टिकट कटने पर कांग्रेस को निशाने पर लिया था। सौभाग्य की बात यह कि अंगद सिंह पंजाब के दिग्गज नेता दिलबाग सिंह के परिवार से आते हैं, जो नवाशहर सीट से 6 बार विधायक रहे, जबकि अंगद सिंह के पिता और मां भी इस सीट से विधायक रह चुके हैं और 2017 में खुद अंगद सिंह ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार टिकट कटने के बाद वो निर्दलीय ही चुनाव मैदान में उतर गए। बर्फीले तूफान की चपेट में आने से 7 जवान शहीद हो गए। यह हादसा अरुणाचल प्रदेश के कामेंग सेक्टर में हुआ। वहां 2 दिन पहले बर्फीला तूफान आया था, जिसमें 7 जवान बर्फ के नीचे दब गए थे, जिन्हें बचाने के लिए सेना ने बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, लेकिन उन जवानों को नहीं बचाया जा सका। असल में यह हादसा 6 फरवरी को हुआ, जब 7 शहीद जवान इलाके में गश्त कर रहे थे
उस वक्त वहां काफी तेज बर्फबारी हो रही थी। तभी अचानक वहां बर्फीला तूफान आया और सातों जवान बर्फ के नीचे दब गए। करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर फंसे उन जवानों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और सेना की तरफ से जवानों को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की गई, लेकिन बर्फीले तूफान की चपेट में आए उन जवानों को नहीं बचाया जा सका, जिनमें जम्मू जिले के अखनूर के रहने वाले हवलदार जुगल किशोर और कठुआ के रहने वाले अरुण सिंह भी शामिल हैं। शहीद हवलदार जुगल किशोर के घर वाले पिछले 2 दिन से उनकी सलामती की दुआ कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उनकी शहादत की खबर घर पर पहुंची तो वहां मातम पसर गया। गांव के लोग भी शहीद के घर पर पहुंचे और उनके परिवार वालों को दिलासा देने की कोशिश करते दिखे। इस घटना पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट कर गहरा दुख जताया और बर्फीले तूफान की चपेट में आने से शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। सौभाग्य की एक बात है कि जिस जगह यह हादसा हुआ वो अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन की सीमा के काफी करीब है और वहां मुश्किल हालात में भी सेना के जवान तैनात रहते हैं। 6 फरवरी को हुए हादसे से पहले भी सातों जवान वहां अपनी ड्यूटी पर तैनात थे। शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। बैंक और ऑटो सेक्टर के शेयरों में हल्की बढ़त रही। इससे सेंसेक्स 187 अंक उछलकर 57,809 पर बंद हुआ। साथ ही निफ्टी 53 अंक ऊपर 17,267 पर पहुंच गया। बीजेपी नेता उमा भारती ने यूपी के गाजियाबाद के लोनी इलाके में पार्टी प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार किया। वहां से बीजेपी ने मौजूदा विधायक नंदकिशोर गुर्जर को फिर मैदान में उतारा है। यहाँ तो लगता है भाजपा के अलावा जैसे किसी का वातावरण ही नहीं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी यूपी चुनाव के लिए दोपहर 12:30 बजे पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगी। बड़ी खबर अमेरिका और रूस के तनाव से जुड़ी। नाटो ने बहुत बड़ी चेतावनी दी है। उसने दावा किया है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन को निशाना बनाने के लिए अब अपनी स्पेशल फोर्सेस भी झोंक दी है। नाटो ने कहा है कि रूस की स्पेशल फोर्स उसके और यूक्रेन के पड़ोसी देश बेलारूस में है। इससे पहले ब्रिटेन भी यह दावा कर चुका है कि रूस ने स्पेशल फोर्स के जवान यूक्रेन में छोड़े हुए हैं। मतलब अब रूस की आम सेना के बाद उसकी स्पेशल फोर्सेस ने भी यूक्रेन के अंदर और उसके पड़ोस में उसे घेर लिया है। यह खबर सामने आने के बाद साफ है कि रूस अपने कदम पीछे खींचने को बिल्कुल तैयार नहीं है। अमित पांडे और बता रहे हैं इस पर। अमित, स्पेशल फोर्स ही तैनात हो गई। जी किशोर, देखिए यूक्रेन के साथ जो रूस का विवाद है, रूस ने भी पूरी तैयारी कर ली है। स्पिट्सनाज़ जो कि उसकी एलीट या कि हम कहें विशेष फोर्स है, उसकी तैनाती हो चुकी है और सामरिक जगहों पर रेकी कर ली गई है। क्यों महत्वपूर्ण है ये स्पिट्सनाज़ फोर्स? क्योंकि जितने भी कठिन ऑपरेशन है रूस ने उसमें उसका इस्तेमाल किया है और 2014 में भी अंतिम बार इसका इस्तेमाल किया गया था। तो जब यह एलीट फोर्स रूस द्वारा यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल की जाएगी, उम्मीद यही कर रहे हैं विशेषज्ञ कि विवाद और बढ़ेगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर धावा बोलने के लिए अपनी किलर आर्मी मैदान में उतार दी है। यह दावा किया है नाटो ने। पुतिन की यह सुपर सेना रूस के बेहतरीन सैनिकों की फोर्स है। इसका नाम है स्पिट्सनास, जिसके बारे में अमेरिका और 29 देशों की सेनाओं के गठबंधन नाटो ने दावा किया है कि रूस ने अपनी इस इलीट फोर्स को अपने और यूक्रेन के पड़ोसी देश बेलारूस में तैनात कर दिया है। 30 साल पहले तक सोवियत संघ का हिस्सा रहा बेलारूस पूर्वी यूरोप के इस इलाके में इकलौता ऐसा देश है जो रूस के साथ खड़ा है। रूस की फौज बेलारूस में उसकी सेना के साथ मिलकर मिलिट्री ड्रिल कर रही है, जो 20 फरवरी तक चलेगी। नाटो का दावा है कि इसी बहाने रूस ने वहां अपने सबसे उम्दा सैनिकों की खास यूनिट तैनात कर दी है। ताजा दावा उत्तर में यूक्रेन के पड़ोस में रूस की खास मिलिट्री यूनिट के उतरने का है, लेकिन ब्रिटेन इससे पहले और भी ज्यादा डरावना दावा कर चुका है। पिछले महीने उसके रक्षा मंत्री मिन वॉलेस ने ये कह चुके हैं कि रूस की स्पिट्सनास यूनिट यूक्रेन के पड़ोस में नहीं बल्कि उसकी सीमा के अंदर दाखिल हो चुकी है और तो और रूस के जासूस भी भारी मदद तादाद में वहां पर यूक्रेन में घूम रहे हैं। रूस की स्पिट्सनास यूनिट का यूक्रेन में उथल पुथल मचाने का दावा कोई हवाई भी नहीं है। 8 साल पहले साल 2014 में जब रूस ने यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से क्राइमिया पर कब्जा किया था, तब रूस की इस स्पिट्सनास फोर्स ने काफी अहम रोल निभाया था। आतंकवादियों से निपटना हो या फिर बगावत को कुचलना हो, रूस की स्पिट्सनास यूनिट के लिए यह सब बाएं हाथ का खेल है। राजनीतिक ऑपरेशनों को उनके अंजाम तक पहुंचाने में भी रूस की यह यूनिट माहिर है, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि रूस की इस फोर्स का मेन मिशन यूक्रेन की सेना के बारे में रेकी करना है, उसके अहम अड्डों पर नजर रखना और फिर उनकी लोकेशन वगैरह की जानकारी रूस तक पहुंचाना होगा। रूस की इस यूनिट के सैनिक जिस देश में घुस जाएं वहां ब्रिज उड़ाने का दम रखते हैं, और अगर ब्रिज ही नहीं बचेंगे तो उस देश की सेना रूस की इस फोर्स से लड़ेगी क्या?
रास्ते ही नहीं होंगे तो वो उन तक पहुंच ही नहीं पाएगी। इतना ही नहीं, रूस के ये सैनिक किसी मजे हुए स्नाइपर की तरह चुपके से दूसरे देश के अहम अधिकारियों को गोलियों से भून भी सकते हैं। यानी रूस चाहे तो यूक्रेन के नेताओं की टारगेटेड किलिंग भी करा सकता है। ऐसे में जब देश चलाने वाले नेता ही शिकार बन जाएं तो फिर यूक्रेन का जंग लड़ना नामुमकिन हो सकता है। और तो और रूस के ये जवान सेना की हवाई पट्टी पर भी धावा बोल सकते हैं। मतलब कि अगर यूक्रेन पर रूस की स्पित्सनास फोर्स के फौजियों ने धावा बोल दिया तो यूक्रेन की एयरफोर्स अपने हवाई जहाज तक नहीं उड़ा पाएगी। मिशन कैसा भी हो, रूस की इस सुपर सेना के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। रूस अपनी स्पित्सनास यूनिट मैदान में तब उतारता है जब किसी ऑपरेशन को पूरा करना आम सेना के बस की बात नहीं होती। और यूक्रेन के पड़ोस में स्पित्सनास यूनिट को लगाने का मतलब सिर्फ एक ही निकाला जा रहा है कि रूस यूक्रेन पर हमले की तैयारी पूरी कर रहा है। स्पित्सनास असल में रूसी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है स्पेशल फोर्स। तो रूस की स्पित्सनास यूनिट का मतलब है रूस की स्पेशल फोर्स। ये रूस की तीनों सेनाओं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना में होती है। रूस की ये स्पेशल फोर्स सेना के आम तौर तरीकों से भी काम निकालना जानती है और जब घी सीधी उंगली से नहीं निकले तो अपने हथकंडे अपनाना भी इसे खूब आता है। ये रूस के वो सैनिक हैं जो चोरी छिपे इतने खुफिया तरीके से काम करते हैं कि दूसरे देश को कानों कान खबर नहीं होती। यही वजह है कि अहम ऑपरेशनों को कामयाब बनाने के लिए रूस अपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट सैनिकों को ही अपनी प्रीमियम स्पित्सनास यूनिट के लिए चुनता है। लेकिन भर्ती के नाम पर वहां जवानों को खून के आंसू रुला दिए जाते हैं। रूस की स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग पूरी दुनिया में बदनाम है। इसका हिस्सा बनने के लिए जवानों को कमर तोड़ ट्रेनिंग कराई जाती है, बल्कि कमर तोड़ शब्द भी छोटा ही है क्योंकि सैनिकों को ट्रेन नहीं किया जाता, टॉर्चर किया जाता है। रूस की स्पेशल फोर्स के सैनिकों के पास एक आदेश होता है, मरो या मार डालो। और इसी वजह से ट्रेनिंग में दमदार फौजी नहीं बल्कि आदमी के भेष में ऐसी चलती फिरती मशीनें तैयार कर दी जाती हैं जो न जान लेने से डरती हैं और न जान देने से। रूस की स्पेशल फोर्स में शामिल होने के लिए सबसे पहली शर्त होती है सुपर फिट होना, गजब का स्टैमिना और ताकत होनी चाहिए, तब रूस की स्पेशल फोर्स में जगह मिलती है। आम इंसान तो एक सेकंड के लिए भी रूस की स्पेशल फोर्स यूनिट की ट्रेनिंग झेल नहीं सकता। रूस अपनी स्पेशल फोर्स में सैनिकों को शामिल कराने के लिए उन्हें पैराशूटिंग भी सिखाता है, स्काई डाइविंग भी सिखाता है, उन्हें स्विमिंग, स्कूबा डाइविंग के साथ पहाड़ों और ऊंची ऊंची इमारतों पर चढ़ने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। वैसे तो रूस की स्पेशल फोर्स के जवानों के पास सबसे आधुनिक हथियार होते हैं, लेकिन उन्हें तैयार ऐसे किया जाता है कि वो बिना किसी बड़े हथियार के ही दुश्मन को ढेर कर दें। इसके लिए उन्हें स्ट्रीट फाइटिंग का स्टाइल भी सिखाया जाता है, मतलब कि लड़ने का ऐसा तरीका सिखाया जाता है जिसमें शरीर की फुर्ती के साथ दिमाग की चुस्ती भी बेहद जरूरी होती है। आम लड़ाई की तरह बस अंधाधुंध हथियार नहीं चलाने होते, बल्कि लड़ते लड़ते ऐसे दिमाग दौड़ाना होता है कि आसपास पड़ी चीजों को ही हथियार बना लिया जाए, चाहे कांच की बोतल हो या फिर सड़क किनारे लगे स्ट्रीट साइन हो। सैनिक के हाथ में जो आए वो उसे अपना ब्रह्मास्त्र बना ले। ये सब तो बस ट्रेनिंग का ट्रेलर है। रूस की स्पेशल यूनिट की ट्रेनिंग के कुछ किस्से तो ऐसे हैं जिन्हें सुनकर रोंगटे ही खड़े हो जाएं। कहा जाता है कि रूस के सैनिकों को खूंखार जानवरों के साथ लड़ाया जाता है, यहां तक कि उन्हें एक कमरे में पागल कुत्ते के साथ बंद कर दिया जाता है। और तो और उन्हें बेल्ट से, चप्पलों से जवानों को इतना पीटा जाता है, इतना दर्द दिया जाता है, ऐसी जगहों पर दर्द दिया जाता है जिनके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। तब तक दर्द दिया जाता है जब तक शरीर सुन्न होकर दर्द महसूस करना ही बंद ना कर दे। इतनी भयानक ट्रेनिंग के बाद सैनिकों के अंदर से मौत का डर ही निकल जाता है, लेकिन इसके लिए उनमें कई को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। ट्रेनिंग के दौरान ही कई जवान ही बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं, किसी को गोली लग जाती है तो किसी को चाकू या ब्लेड जैसा धारदार हथियार चीर देता है। इतना ही नहीं, सैनिकों को टॉयलेट में भी सुलाया जाता है, मतलब शरीर तो तोड़ा जाता ही है, मानसिक स्तर पर भी सैनिक को झकझोर कर रख दिया जाता है। यही वजह है कि इतनी खतरनाक ट्रेनिंग को सिर्फ 5 से 10% सैनिक ही पार कर पाते हैं। अपना मतलब साधने के लिए रूस अपनी स्पेशल फोर्स के सैनिकों को विदेशी भाषाएं सिखाता है और दूसरे देशों के समाज और संस्कृति के बारे में क्लासेस भी देता है, ताकि वो आसानी से दूसरे देश के लोगों में घुल मिल जाएं और किसी को भनक भी न लगे। सौभाग्य की एक बात यह कि एक दिन पहले ही यूक्रेन विवाद को सुलझाने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पुतिन से मिलने मॉस्को पहुंचे थे, लेकिन मैक्रों के साथ हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुतिन ने दुनिया भर के मीडिया के सामने फिर अपने तेवर दिखा दिए। उन्होंने अपनी पिछली चेतावनी दोहराई और दो टूक कहा कि अगर यूक्रेन नेटो का सदस्य बना
या फिर उसके दक्षिणी इलाके क्राइमिया से रूस का कब्जा हटाने की कोशिश हुई तो पूरा यूरोप एक बड़ी लड़ाई में फंस जाएगा। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र आ गया। पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में महिलाओं और किसानों से कई वादे किए। बीजेपी ने 5 साल पहले लखनऊ की इसी जगह से अपना घोषणा पत्र जारी किया था और इस बार भी पार्टी ने वही जगह चुनी। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी के कई बड़े नेता इस कार्यक्रम का हिस्सा बने और उन्होंने बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया, जिसके कवर पेज पर प्रधानमंत्री और योगी की तस्वीरें नजर आईं। इस मौके पर अमित शाह ने यूपी चुनाव के लिए एक नया गीत भी लॉन्च किया। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में महिलाओं पर खास ध्यान दिया। उनसे वादा किया गया कि सत्ता में वापसी पर महिलाओं को होली और दिवाली पर 2 मुफ्त सिलेंडर, मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी, बुजुर्ग महिलाओं को मुफ्त यात्रा करवाई जाएगी। इसके अलावा गरीब लड़कियों को शादी के लिए 1 लाख रुपए और विधवा महिलाओं को 1500 रुपए की पेंशन दी जाएगी। जो कहा था वह करके दिखाया और जो कहेंगे वह करके दिखाएंगे। महिलाओं के अलावा बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में किसानों और युवाओं पर भी फोकस किया और किसानों से मुफ्त बिजली और एमएसपी से जुड़े वादे किए। संकल्प पत्र में युवाओं को रोजगार देने की बात भी कही गई, लेकिन विरोधियों ने बीजेपी के वादों पर सवाल उठा दिए और अखिलेश ने बीजेपी के संकल्प पत्र को गल्प पत्र बोल दिया। गल्प पत्र है जो केवल कोरी कल्पना करता है। वहीं प्रियंका गांधी ने बीजेपी के रोजगार के वादों पर यकीन करने से इनकार कर दिया। 5 सालों में तो रोजगार उन्होंने दिलवाए नहीं, तो अब क्या पॉइंट है घोषणा पत्र में लिखने का। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तीनों के घोषणा पत्र जारी हो चुके हैं। सौभाग्य की बात यह कि अपने संकल्प पत्र में बीजेपी ने महिलाओं के अलावा किसानों से जुड़े कई बड़े वादे किए, जिनमें चीनी मिलों का आधुनिकीकरण और गन्ना किसानों के भुगतान के अलावा आलू, प्याज और टमाटर के लिए एमएसपी जैसे वादे शामिल हैं। इसके अलावा यह वादा भी किया गया कि सत्ता में वापसी पर हर परिवार के एक शख्स को रोजगार मिलेगा और सरकारी विभागों के खाली पद भरे जाएंगे। उत्तराखंड में राजनाथ सिंह ने पुष्पा फिल्म का जिक्र किया। वो गंगोली हाट में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे, जहां रक्षा मंत्री ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जमकर तारीफ की। आजकल एक फिल्म चल रही है, उसकी चर्चा खूब चारों तरफ हो रही है। फिल्म का नाम है पुष्पा और हमारे मुख्यमंत्री का नाम है पुष्कर। पुष्कर फ्लावर भी है और अपना पुष्कर फायर भी है। यह कांग्रेस को समझना चाहिए। छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ जवानों पर हमला हो गया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में एक आईईडी धमाका हुआ, जिसमें 4 सीआरपीएफ जवान घायल हो गए। बताया गया कि यह आईईडी वहां नक्सलियों ने लगाया था। भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाले दूसरे वनडे मैच से ठीक पहले टीम इंडिया के लिए एक अच्छी खबर आई। शिखर धवन और श्रेयस अय्यर की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। इसके बाद दोनों को ट्रेनिंग की इजाजत भी मिल गई। ईडी ने पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे भूपिंदर सिंह हनी की गिरफ्तारी पर एक बयान जारी किया। इसमें बताया गया कि पूछताछ के दौरान भूपिंदर सिंह ने कबूला कि उन्होंने अवैध रेत खनन और अधिकारियों के तबादले और तैनाती करवाई। आरोप लगाया गया कि इसके बदले में भूपिंदर को 10 करोड़ से ज्यादा की रकम मिली थी। भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से पाकिस्तान बुरी तरह घबरा गया। पाकिस्तान अपने लड़ाकू विमान अपग्रेड करेगा। पाकिस्तान की मदद करने के लिए आगे आया है चीन। पता चला है कि पाकिस्तान अपनी वायुसेना में 50 JF-17 ब्लॉक 3 थंडर लड़ाकू विमान शामिल करेगा। पता चला है 1 महीने में ही ये फाइटर जेट वहां की सेना को मिलने शुरू भी हो जाएंगे। लेकिन इस घटना की टाइमिंग अहम है। टाइमिंग से इशारा मिलता है कि पाकिस्तान किस कदर घबराया हुआ है। असल में ये खबर जब बाहर आई तब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान विंटर ओलंपिक्स के उद्घाटन में शामिल होकर चीन से लौटे। वो वहां पर शी जिनपिंग से भी मिलकर आए। अब दूसरी घटना यह है कि नवंबर में ही भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी शुरू हो गई थी और उसकी तैनाती भारत पाकिस्तान सीमा पर होनी शुरू भी हो गई। यह ऐसा डिफेंस सिस्टम है जो फौरन मिसाइल दागकर हवाई हमलों को नष्ट ही नहीं करेगा, बल्कि कई किलोमीटर तक दुश्मन के रडार भी जैम कर देगा। मतलब अगर कोई पाकिस्तान का फाइटर देश में दाखिल हो भी गया तो उसका संपर्क पाकिस्तान से टूट जाएगा। माना जा रहा है कि शी जिनपिंग और इमरान खान ने इस पर चर्चा की। इसलिए यह साफ है कि भारत की ताकत से घबराए चीन और पाकिस्तान छटपटाए हुए हैं। इस कदर छटपटाए हुए हैं कि वो तेजी से अपनी हवाई सुरक्षा अपग्रेड करने में लगे। अभी तक पाकिस्तान की योजना 25 J-10C फाइटर जेट खरीदने की थी। वहां की सरकार मार्च में इन लड़ाकू विमानों की परेड कराने की भी बात कर रही थी। लेकिन S-400
एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती की खबर ने पाकिस्तान में खलबली मचा दी, जिसके बाद चीन और पाकिस्तान ने मिलकर अपनी हवाई सुरक्षा को और मजबूत करने की योजना बना ली। सौगात की एक बात यह कि भारत अपनी सीमाओं पर पहले से कई लेयर का सुरक्षा घेरा रखता है। फिर S-400 के साथ रफाल की जोड़ी एक ऐसा खतरनाक सुरक्षा तंत्र है जिसका तोड़ चीन के पास भी नहीं है। इसलिए चीन और पाकिस्तान दोनों भारत की तैयारियां देखकर घबराए हुए हैं। अब भी ऐसे कई जियाले हैं, बहुत मसरूफ फिर भी ठाले हैं। सौगात की एक बात कही अश्विनी ने, वो जो सूरज को फेंक आए हैं उनके हाथों में अब भी उजाले हैं। तो मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा सौगात की एक बात।